एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट बजट के बारे में। कॉरपोरेट बजट बोलेंगे या फिर अपन इकोनॉमिक स्टिमुलस बोलेंगे या आप इसको बोले रिलायंस की एजीएम, जो कि किसी भी इंडिया के यूनियन बजट से कम भी नहीं है और एक इकोनॉमिक स्टिमुलस से कम भी नहीं है। चलिए, इस वीडियो के दौरान हम यहाँ पे मुकेश अंबानी के दिए गए सारे कमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके नए बिजनेस प्लान के बारे में जानेंगे और क्या बड़े बड़े चेंजेस आए हैं वो सारी चीज़ें जानेंगे और इसके कारण रिलायंस के FY22 और आने वाले फ्यूचर ईयर्स पे क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, क्या की ट्रिगर्स हो सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए साल के अंदर और यहाँ पे आने वाले समय में अपने को इसके अंदर क्या करना चाहिए, यानी बाय करे सेल करे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट, ये सारे क्या हो सकते हैं, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और यही नहीं बल्कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे हम सारी चीज़ें जो होती है ये सबसे पहले लाइव बेसिस पे अपडेट करते हैं। अगर आप देखोगे तो आज रिलायंस की जो एजीएम है उसके जितने भी सारे अपडेट्स थे वो सारे हम लोग ने लाइव बेसिस पे अपडेट किए थे। और यही नहीं बल्कि जो मुकेश अंबानी का स्टेटमेंट है उसे हमें PDF फॉर्म में भी हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ज्वाइन करने के लिए एकदम फ्री चैनल है, बीट द स्ट्रीट आप सर्च कीजिए, नहीं तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले अपन यहाँ पे एजीएम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मुकेश अंबानी ने सबसे पहले उनकी जो वाइफ है नीता अंबानी, उन्होंने कोविड-19 पे अपडेट दिया और उसमें जो यहाँ पे कंपनी के 5 प्लान्स के बारे में बात करी थी कि 5 मिशंस थे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो एनजीओ आर्म है रिलायंस फाउंडेशन, जो कि 11 साल से काम कर रही है इंडिया के अंदर। मिशन ऑक्सीजन, कोविड इंफ्रा, अन्न सेवा, एम्प्लॉय केयर और मिशन वैक्सीन सुरक्षा। इसमें सबसे बड़ा जो एक इम्पैक्ट था वो ये था कि इंडिया के अंदर मेडिकल ऑक्सीजन की सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर आप देखोगे ये ओवरऑल 11% ऑफ इंडियाज मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड पूरी करते हैं और ये कहीं नहीं बल्कि इनकी जो जामनगर की रिफाइनरी है वहाँ से ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके तरह तरह के लोगों को पहुँचाते हैं। और अगर मैं आपको बोलूँ ये जो ऑक्सीजन का प्लांट था ये इन लोग ने 10 दिन में बनाया, जो कि इसको बनाने के अंदर नॉर्मली 1 साल लग जाता है। बट यहाँ पे रिलायंस ने अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें करी बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ हार। और अगर आप देखोगे इनकी जो टन पर कैपेसिटी है 11,000 मेट्रिक पर टन है। बाकी यहाँ पे मुकेश अंबानी ने और उनकी वाइफ ने रिलायंस फाउंडेशन और रिलायंस हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और टीम को थैंक यू बोला। फिर वहाँ पे मुकेश अंबानी ने यहाँ पे अगर आप देखोगे हाईलाइट्स दिए हैं। हाईलाइट्स क्या क्या है, अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू यहाँ पे जो कंपनी का रहा है वो 5,40,000 करोड़ का रहा है। EBITDA यहाँ पे 98,000 करोड़ का रहा है। और जो EBITDA के अंदर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे 50% EBITDA इनके कंज्यूमर बिजनेस से आता है। कंज्यूमर बिजनेस यानी रिटेल और टेलीकॉम, जो कि अगर आप रिटेल देखोगे 10 साल पुराना है और टेलीकॉम वाला जो बिजनेस है वो 5 साल पुराना है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे रिटेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आज नहीं आया है, वो है फ्यूचर रिटेल की डील के ऊपर, जो कि यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फ्यूचर रिटेल की डील के ऊपर कुछ अपडेट देंगे मुकेश अंबानी, बट वो आया नहीं है। ठीक है, बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 53,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है, जो 34% से YoY बेसिस पे बढ़ा है। वहीं पर अगर आप देखोगे कंपनी यहाँ पे इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, 1,45,000 करोड़ का इन लोग ने एक्सपोर्ट किया है। वहीं पर अगर अपन देखेंगे ये इंडिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, जो कि ओवरऑल 6.8% यहाँ पे ट्रेड का भागीदार है। वहीं पर अगर आप देखोगे इन्होंने 75,000 जॉब्स नहीं क्रिएट करी है। फिर वहाँ पे अगर अपन बात करते हैं ये इंडिया के लार्जेस्ट हाईएस्ट टैक्स पेयर है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने जो पेमेंट किया है वो 21,000 करोड़ का एक्साइज और कस्टम ड्यूटी का पे किया है। फिर GST और वैट के अंदर 85,000 करोड़ का किया है। और वहीं पे इनकम टैक्स की बात करें तो 3,200 करोड़ का यहाँ पे इनकम टैक्स पे किया है। GST में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप देखोगे तो जनरली इंडिया के अंदर GST का जो कलेक्शन होता है 1 महीने का लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास होता है। और अगर आप देखोगे तो 85,000 करोड़ तो उसमें से रिलायंस ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है पूरे साल में। तो मतलब 1 महीने का लगभग जो कलेक्शन होता है GST का वो यहाँ पे रिलायंस कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो मतलब इतना बड़ा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और अगर आप देखोगे तो ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इनसे बड़ा केवल एक ही है, वो है LIC, ना कि गवर्नमेंट। LIC इनसे भी बड़ा है ऑब्वियसली। ठीक है, LIC तो बहुत बड़ी कंपनी है। चलिए, और अगर आप देखोगे इनका जो ओवरऑल कैपिटल रेस प्लान था वो मुकेश अंबानी ने बोला कि लार्जेस्ट एवर कैपिटल रेस प्लान था, जो कि पूरे 1 साल के अंदर आज तक किसी कंपनी ने किया है वर्ल्ड के अंदर। इन लोग ने पिछले साल 3,24,000 करोड़ की कैपिटल रेस करी है। इसमें से किस किस तरीके से करी थी, सबसे बड़ा राइट इशू था, फिर जियो प्लेटफॉर्म्स था, उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत इन्होंने अपनी टावर वगैरह एसेट्स बेची थी, और फिर रिलायंस और BP की जो डील हुई थी पेट्रोलियम यूनिट को लेके, तो वो सारी डील थी। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इनके जो मार्केट कैप का ये बहुत बड़ा पार्ट था। तो ओवरऑल इनकी जो 14 लाख करोड़ की मार्केट कैप है उसमें से 3 लाख करोड़ कंपनी ने पिछले साल रेस किए थे। ठीक है, और आपको पता है रिलायंस का इंडस्ट्रीज़ का जो पिछले साल शेयर था वो लगभग 100% से बढ़ा है और लगभग 100% गेन दिया है कंपनी ने पिछले 1 साल का, अगर आप कंपैरिजन देखते हो तो। फिर वहीं पर अगर आप देखोगे
तो राइट इशू पे कंपनी ने बोला 4x यहाँ पे रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिले हैं, 4x रिटर्न एक साल के अंदर। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट अपडेट बताना चाहता हूँ, जो हमारा एक्सक्लूसिव एनालिसिस है। अगर आप रिलायंस पीपी खरीदते हो तो आप यहाँ पे 2 गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, 2 गुना ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन दबा के देख लेना, मैंने वो डाल दूंगा। रिलायंस पीपी पे आप कैसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो रेदर देन बाइंग रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप यहाँ पे रिलायंस पीपी खरीदो। जैसे कि अगर आप देखोगे तो मैंने आज मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी बोला था कि मैं रिलायंस पीपी खरीद रहा हूँ, दो वो अब नीचे आ चुका है, बट मैं ओवरऑल तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो और मेरा जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत कम है, इसलिए मैं धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऐड करता जाता हूँ ताकि मेरे वो पोर्टफोलियो में और बढ़ता जाए, बिकॉज आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन द कंपनी। ठीक है, बाकी कंपनी ने बोला ये नेट डेट फ्री है, जो कि मैं नहीं मानता हूँ। ओवरऑल यहाँ पे नेट डेट फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी इन्होंने बहुत सारी डेट पे नहीं करी है और कुछ यहाँ पे लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लाइबिलिटी थी जो अभी जो स्पेक्ट्रम में लाइबिलिटीज़ क्रिएट हुई है, 57,000 करोड़ के इन लोग ने स्पेक्ट्रम खरीदा था, तो वो जो लाइबिलिटी है वो कंपनी ने अपनी बुक्स में यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करी है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे 53,000 करोड़ का जो यहाँ पे राइट इशू था, उसका सारा कैश कंपनी ने कंसिडर किया है। जबकि अगर आप देखोगे तो अभी लगभग यहाँ पे 26,000 प्लस कुछ है ना, मतलब अभी 75% ही पैसा आया है। तो हाँ सॉरी 50% पैसा ही आया है और 50% पैसा नवंबर में आने वाला है। तो कंपनी ने कुछ यहाँ पे ओवरऑल चीज़ें बदली है। बट अगर आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर सकते हो क्या लीगली? नहीं, क्योंकि नेट डेट फ्री यहाँ पे लीगल कोई इशू नहीं होता। लीगली तो अपने को केवल डेब्ट और यहाँ पे लाइबिलिटीज़ बतानी रहती है, लीगली कोई टर्म है ही नहीं। इंडिया के कोई भी लीगल लॉ में यहाँ पे नेट डेब्ट करके कोई टर्म ही नहीं है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी इस डेफिनेशन को तोड़ मरोड़ के कर देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सही में वो वाला एनालिसिस हमें करना है क्या, तो आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएगा, हम ज़रूर करेंगे। चलिए बाकी जियो प्लेटफॉर्म्स की बात करें, 86,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, एबिटा 32,000 करोड़ का था। फिर वहीं पे नेट एडिशन अगर आप देखोगे 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऐड किए, 425 मिलियन इनके ओवरऑल सब्सक्राइबर है, जो कि अगर आप मुकेश अंबानी ने बोला है कि यहाँ पर रिलायंस ने, जियो ने जो सब्सक्राइबर बेस है वो आउटसाइड चाइना पहली बार किसी टेलीकॉम कंपनी का हो रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर आप देखते हो रिलायंस रिटेल अनडिस्प्यूटेड लीडर है, और ये अगर आप देखोगे 6 टाइम्स बड़ा है अपने नेक्स्ट कॉम्पिटिटर से। नेक्स्ट कॉम्पिटिटर आई थिंक सो यहाँ पे ये डीमार्ट की बात कर रहे हैं, ये 6 गुना ज़्यादा बड़ा है अपने डीमार्ट से अगर आप देखोगे ऑर्गेनाइज रिटेल के अंदर, तो मतलब आप समझ सकते हो। और रिलायंस रिटेल का जो रेवेन्यू है 1,53,000 करोड़ है और एबिटा यहाँ पे 9,800 करोड़ है। चलिए रिलायंस रिटेल पे मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि इसके जो अनलिस्टेड यहाँ पे मार्केट में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, आप उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। उसके लिए क्या रीज़न है उसका वीडियो भी मैं बता दूंगा। अगर आप देखोगे सिल्वर लेक ने जो इन्वेस्टमेंट किया था उस वीडियो में मैंने बताया था, तो वो आप यहाँ पे अटैच कर रखा है, तो आप वो देख लीजिएगा। चलिए उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कंपनी के O2C बिजनेस में भी यहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग ईयर रहा था, जो थोड़ा यहाँ पे ओवरऑल कम परफॉर्म किया है। अगर आप देखोगे इसका जो एबिटा मार्जिन है 11.9% रहा था और 3,20,000 करोड़ का इनका ओवरऑल रेवेन्यू रहा था। तो ये थी बेसिकली ओवरऑल यहाँ पे अपडेट अगर आप देखोगे कंपनी के परफॉर्मेंस की। ठीक है, फिर बाकी कंपनी ने बताया कि ओवरऑल है ना, जो इंडस्ट्री की जो गैस डिमांड होती है उसका 20% मीट ऑन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं गैस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपन को लगता है कि इंडिया में केवल अडानी टोटल गैस ही गैस बनाता है, जबकि सबसे ज़्यादा गैस तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ONGC है, फिर रिलायंस है, तो ये सारी कंपनी सबसे ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करती है। और अडानी टोटल गैस यहाँ पे गैस डिस्ट्रीब्यूशन के काम करती है। इट इज़ इनटू सिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गैसेज, ना कि यहाँ पे वो गैस प्रोड्यूस करती है। बहुत फ़र्क है दोनों कंपनीज़ में, है ना। अच्छा, यहाँ पे फिर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, YP त्रिवेदी जो यहाँ पे 1992 से यहाँ पे डायरेक्टर थे, वो अब चले गए हैं और जिसका इंतजार था वो आ चुके हैं। ये अरमाको के चेयरमैन है। अरमाको यानी कोई और कंपनी नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी है, जिसने यहाँ पे एग्रीमेंट कर रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ कि वो 20% स्टेक खरीदेगा इनके O2C बिजनेस के अंदर। और ये कब हो जाएगी डील, तो मुकेश अंबानी ने बोला है कि यहाँ पे इस साल के अंत में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हो सकता है ये डील हो जाए। ठीक है, तो इनका नाम है यसीर अल रुमायन, तो ये यहाँ पे सऊदी अरमाको के चेयरमैन है और PIF फंड के गवर्नर है, जो कि बहुत बड़ा लार्जेस्ट सोवरेन वेल्थ फंड है इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है न्यू एनर्जी बिजनेस। अच्छा, न्यू एनर्जी बिजनेस में मोटा मोटी बता देता हूँ क्या क्या होने वाला है। देखो, न्यू एनर्जी बिजनेस के अंदर कंपनी ने बोला है कि ये सोलर जो होती है ना, सोलर एनर्जी या फिर अगर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स या फिर ये सारी पूरी सप्लाई चेन में काम करेंगे। ठीक है, इसमें सोलर सेल्स वगैरह बनाएंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सोलर फोटोवोल्टिक जो भी कुछ होता है, मतलब बेसिकली कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, वो ये लोग बनाएंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि इंडिया के अंदर अभी है ना बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है और इंडिया के अंदर अभी भी यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो बहुत कम है। ठीक है, तो वहीं पे अगर आप देखोगे इन्होंने डिजिटल डिवाइड यहाँ पे कुछ बताया था। फिर उसके बाद अगर अपन देखेंगे
तो इनने है ना रिलायंस न्यू एनर्जी काउंसिल यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है, जिसके अंदर न्यू एनर्जी और न्यू मटेरियल वाला जो बिजनेस है उसके अंदर ये लोग काम करेंगे। अगर आप देखोगे ये अपने पुराने ओल्ड एनर्जी बिजनेस के बाद अब नए एनर्जी बिजनेस में आएंगे। इनका 3 पार्ट प्लान है, जिसमें 4 गीगा फैक्ट्रीज को ये लोग लेके आएंगे। एक तो ये सोलर फोटो वोल्टिक मॉड्यूल यहाँ पे, यानी जो सोलर मॉड्यूल होता है उसकी फैक्ट्री डालेंगे। फिर एडवांस एनर्जी स्टोरेज बैटरी जो होती है वो लाएंगे, इलेक्ट्रोसायर की फैक्ट्री लाएंगे और फ्यूल सेल फैक्ट्री लाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यही नहीं, अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो जो नरेंद्र मोदी का टारगेट है 450 गीगावाट की सोलर एनर्जी लाने का, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोला है कि हम लोग 100 गीगावाट 2030 तक लेके आएंगे। और मैं आपको बता दूं अडानी ग्रीन का जो अभी टोटल कैपेसिटी है वो 25 गीगावाट की है। वहीं पे अगर अपन देखेंगे जो टाटा रिन्यूएबल की कैपेसिटी है वो यहाँ पे करीबन 15 गीगावाट की, उनका टारगेट है 2025 तक का। वहीं पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे मुकेश अंबानी बहुत ज़्यादा बुलिश है न्यू एनर्जी बिजनेस पे, और ये बिल्कुल इन्हीं 2 कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं, अडानी ग्रीन और टाटा पावर को भी। और अगर आप देखोगे आज इनके शेयर प्राइस भी टूटे थे, लगभग 3-2% से ये लोग डाउन थे। अडानी ग्रीन तो 4% से टूट गया था। तो यहाँ पे इनका ये मेन टारगेट था कि ये रिन्यूएबल एनर्जी में वेंचर आउट कर रहे हैं, ठीक है। और उसी के साथ अगर आप देखोगे तो ये लोग है ना बहुत ज़्यादा बुलिश है पूरी की पूरी सोलर इंडस्ट्री और रिन्यूएबल एनर्जी पे ये लोग काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे तो जो इनकी फ्यूल सेल गीगा फैक्ट्री और उनकी जो इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री उसके बारे में बताया था, और ये सारी चीज़ें ओवरऑल जो इनका प्लान है वो टोटल यहाँ पे 75,000 करोड़ का ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले 3 साल के अंदर, ठीक है। और वहीं पे अगर आप बात करें यहाँ पे अभी जो क्या इनका टारगेट है इस साल में ये लोग है ना 4 गीगावाट तो ये लेके ही आएंगे। अगर आप देखोगे 100 गीगावाट में से 4 गीगावाट का इनका प्लान है जो यहाँ पे जामनगर में ये लोग इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा ये लोग है ना बहुत तरह तरह के केमिकल्स वगैरह में भी काम करेंगे, जिसके अंदर अब अगर आप देखोगे तो न्यू मटेरियल्स और ग्रीन केमिकल्स में काम करेंगे। ग्रीन केमिकल्स में कौन सी कंपनी काम करती है? फाइन ऑर्गेनिक्स। तो यहाँ पे ये सब काम में करेगी। अगर आप देखोगे कार्बन फाइबर प्लांट लेके आएंगे और वो सारी चीज़ें, और इसके अलावा ये कुछ है ना मल्टी जोन कैटेलिक क्रैकिंग टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, और तरह तरह के जो केमिकल्स काम आते हैं ना वो सारी चीज़ों पे ये लोग काम करेंगे, जैसे ग्रीन फर्टिलाइजर्स, ई फ्यूल्स, ग्रीन केमिकल्स वगैरह में ये लोग काम करेंगे। अब देखो ये जो सारी टर्म्स है ओवरऑल आपको भी पता है बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। ओवरऑल मैं आपको बोल सकता हूँ रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस, और यहाँ पे कुछ नए तरीके के जो केमिकल्स होते हैं जिनकी डिमांड अब आने वाली है, जैसे कि अगर आप देखोगे बैटरीज होती है, रिन्यूएबल एनर्जी में जो बैटरीज यूज़ होने वाली है, या फिर अगर कोई नए तरह के केमिकल्स हैं उसमें ये लोग प्लान करेंगे। ये किसी भी तरह के ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं जा रहे। अगर आप देखोगे तो इसका इम्पैक्ट किस किस पे आएगा? इसका इम्पैक्ट टाटा पावर पे आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे अडानी ग्रीन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। फिर कुछ जो बैटरी कंपनीज है जैसे अमर राजा बैटरी वगैरह उन पे भी आएगा, क्योंकि वो भी इसी तरह का काम कर रहे हैं। और रिलायंस अगर उस बिजनेस में घुस रहा है तो यहाँ पे ओवरऑल प्रॉब्लम है। 57,000 करोड़ के इन लोगों ने स्पेक्ट्रम खरीदे थे। अब अपन बात कर रहे हैं जियो की। फिर वहीं पर अगर आप देखोगे जियो ने, अगर आप देखते हो 15,000 करोड़ का यहाँ पे जो ओवरऑल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था इन लोग ने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे कंपनी ने बोला कि 423 मिलियन के बाद अब हम यहाँ पे इस पर 200 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हैं, हमने इतनी कैपेसिटी डेवलप कर ली है। और फिर आ जाते हैं अपन जियो फोन पे। तो जियो फोन नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये कंपनी ने लॉन्च किया है, और ये गूगल के साथ पार्टनरशिप के साथ लॉन्च किया है। इसका मेन टारगेट है 300 मिलियन जो 2G यहाँ पे यूजर्स हैं उनको ये लोग टारगेट करेंगे। और जैसे कि आपको पता है जो पहले जियो फोन आया था उसमें केवल जियो की सिम लगती थी, वैसे जियो फोन नेक्स्ट एक स्मार्टफोन है जो कि गूगल के साथ करेंगे, और ये लॉन्च करेंगे गणेश चतुर्थी को 10 सितंबर 2021, ठीक है। उसके अलावा फिर सुंदर पिचाई का कमेंट था। सुंदर पिचाई ने एक बहुत बड़ा यहाँ पे बोला है कि ऑलरेडी इनका एक 75,000 करोड़ का गूगल का यहाँ पे फंड है, इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड। बट यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि रिलायंस रिटेल के अंदर भी गूगल के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे काम किया जाएगा। रिलायंस विल शिफ्ट इट्स कोर रिटेल बिजनेस टू गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब गूगल की AI और गूगल की टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे रिलायंस रिटेल को यहाँ पे और बढ़ाया जाएगा, जिसका यहाँ पे काम आएगा जियो और जियो मार्ट के जो प्लेटफॉर्म्स में, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे पिछली बार जितने भी लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाया था उनके साथ सबसे पार्टनरशिप भी करी। फेसबुक के साथ ये व्हाट्सएप और जियो मार्ट का इन लोग ने किया है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन लोग ने जियो अजूर क्लाउड डेटा बनाया जो कि 10 मेगावाट की कैपेसिटी है। फिर वहीं पे डिजिटल सोसाइटी वगैरह का यहाँ पे एफर्ट्स है जो कि ये करने वाले हैं। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे जियो का ऑप्टिकल फाइबर वगैरह लॉन्च किया था और वो सारी चीज़ें। और यहीं पे अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे ना 2 मिलियन न्यू प्रेमाइसेस पे जो जा चुके हैं, और लगभग यहाँ पे 3 मिलियन एक्टिव होम्स के ये लोग भागीदार बन गए, जहाँ पे ये लोग है ना जियो फाइबर लोग बाग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जियो फाइबर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है।
फिर वहीं पे कंपनी ने बोला था कि उनके जो ओवरऑल यहाँ पे जो जीबीपीएस की स्पीड है 1 जीबीपीएस की स्पीड है, और 5G टेक्नोलॉजी के लिए भी ये लोग जियो के साथ काम करेंगे और इंटेल के साथ काम करेंगे। ठीक है, जियो, गूगल और इंटेल मिलके 5G टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये लोग ट्रायल चालू कर देंगे, और ट्रायल तो ऑलरेडी चालू होंगे, बट सरकार कब यहाँ पे इसका वो देती है परमिशन, ये देखने वाली बात होगी। तो ये सारी चीज़ें ये 5G मुक्त है, और अभी अगर अपन देखेंगे 5G युक्त भारत ये लोग बनाना चाहते हैं। बाकी अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे रिलायंस रिटेल की बात करें तो रिलायंस रिटेल ने 1500 न्यू स्टोर्स खोले। टोटल स्टोर्स अगर आप देखोगे 12,711 हो गए, और ये अगर आप मैं बोलूँ तो लार्जेस्ट रिटेल एक्सपेंशन अंडरटेकन बाय एनी रिटेलर ड्यूरिंग द ईयर। और मैं आपको बता दूं वर्ल्ड की टॉप 10 फास्टेस्ट कंपनीज जो होती हैं रिटेल इंडस्ट्री के अंदर, उसमें भी है ना रिलायंस रिटेल का नाम था। ठीक है, अगर आप देखोगे 1 in every 8 इंडियन शॉप्स इज विद द रिलायंस रिटेल, मतलब ये जो किराना के लोग होते हैं ना उनकी बात हो रही है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे 18 करोड़ यहाँ पे यूनिट्स हैं जो इन लोग ने सेल करी है। वहीं पे अगर आप देखते हो 5 लाख अपैरल यूनिट्स इन लोग ने सेल करी है। फिर वहीं पे अगर अपन देखेंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो ग्रॉसरी वाला जो बिजनेस है उसमें भी काम किया है। जियो मार्ट पे अगर आप देखोगे पीक पे 6.5 लाख ऑर्डर्स मिले थे एक दिन के अंदर। ठीक है, और वहीं पे अगर आप देखोगे 80% रिपीट कस्टमर्स है, तो ओवरऑल इसके अंदर भी जो यहाँ पे ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 3x 2x लगभग है ना, डबल डिजिट से भी ज़्यादा की ग्रोथ है, तो ऑब्वियसली बात है। और ये सारी चीज़ें रिलायंस रिटेल पे फिर अपडेट है, उन्होंने बहुत सारी जो ये सारी चीज़ें की है। और वहीं पे अगर आप देखोगे इन लोग ने बहुत सारे एक्विजिशंस किए थे, जिसमें से अगर आप देखोगे फ्यूचर रिटेल था, फिर नेटमेट्स को खरीदा था, अर्बन लैडर, जिवामी और बहुत सारी यहाँ पे एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी इन लोग ने खरीदा था। तो वो सारी चीज़ें, और ये बहुत ज़्यादा ना स्टार्टअप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बिजनेस के बारे में बताता हूँ जो कि है जियो पेमेंट्स। ये अगर आप देखोगे ये फिनटेक प्लेटफॉर्म है बेसिकली, और इसका यहाँ पे जो वैल्यू क्रिएशन होगा ना ये भी आने वाले 2-3 साल में होगा। अभी जियो पेमेंट्स आप कहीं पे भी नहीं सुन रहे होगा, किसी के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, बट आने वाले टाइम में जो जियो ने टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स खरीदे ना उसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूल बढ़ जाएगा। और ये एक टाइम उन्होंने बोला है कि हमको जियो को डिजिटल, ग्लोबल डिजिटल यहाँ पे एक IT कंपनी बनाना है। ठीक है, तो डिजिटल प्लेयर बनाना चाहते हैं और वो सारी चीज़ें। और ये इन लोग ने जो सोलर फिर यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करिए, अगर आप देखोगे $90 बिलियन की यहाँ पे सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएट करी है, और वो सारी चीज़ें हैं। और ओवरऑल यहाँ पे कंपनी ने फिर अपने मीडिया इन्वेस्टमेंट्स की बात करी है, और मीडिया में भी कंपनी ने वो सारी चीज़ें, जो मीडिया में अभी क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ कि मीडिया के अंदर जो इनका मर्जर होने वाला था वो उन्होंने बंद कर दिया है, जो कि ओवरऑल यहाँ पे रिलायंस के लिए एज अ ओवरऑल नेगेटिव है। बिकॉज अगर वो कंपनीज मर्ज हो जाती, जैसे कि जो डेन हाथवे और जो अभी नेटवर्क 18 है और वो सारी जो कंपनीज है वो मर्ज हो जाती, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन देखने को मिल सकता था एज अ रिलायंस के लिए। अच्छा, इसका अब क्या इम्पैक्ट है, देखो आज तो शेयर प्राइस टूट गया है, बट ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश। अब यहाँ पे अगर अरमाको का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। फिर यहाँ पे जो जियो फोन के लॉन्च होगी, और फिर रिलायंस रिटेल का जो बिजनेस है और जो इनका OTC बिजनेस है वो चालू होगा, तो यहाँ पे होगा। तो ये कुछ की ट्रिगर्स है, और आने वाले 5 साल में इनकी जो नए नए बिजनेस है, जैसे कि जब भी कंपनी अपना सोलर पावर का प्लांट चालू करती है, या फिर ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ये लेके आएगी, या फिर इनके जब क्वार्टरली रिजल्ट्स में ये वाला जो नया बिजनेस है, अगर आप देखोगे न्यू मटेरियल न्यू एनर्जी बिजनेस का अब नया सेगमेंट बन गया है, तो ये अगर परफॉर्म करता है तो यहाँ पे ये की ट्रिगर्स होंगे। ठीक है, अब आने वाले टाइम में अपने को क्या क्या ट्रैक करना है, लेट्स से अगर अपन Q1 की बात करें तो Q1 में अपने को यही सारी चीज़ों को देखना है, और आने वाले साल में भी मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट इस साल के लिए ये है कि लगभग दिवाली तक तो 2500 रुपये तक रिलायंस इंडस्ट्रीज जाना चाहिए। और यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं, ये अगर अरमाको और फ्यूचर रिटेल वाली डील होती है तो यहाँ पे 3000 रुपये तक भी जा सकता है। फ्यूचर रिटेल पे अभी कुछ खास अपडेट नहीं है, दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी सुनवाई वगैरह चल रही है, और रिलायंस रिटेल ने भी यहाँ पे NCLT को बोल दिया कि हमारे को अब दे दो कंपनी, और वो सब एप्लीकेशन फाइल करी है उन्होंने शेयर होल्डिंग मीटिंग के लिए, बट अभी भी वो उसमें बहुत सारी अड़चन है जो कि हम लोग ने हमारे सेपरेट वीडियो में बात करी थी। चलिए, ये था एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस रिलायंस इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस और रिलायंस की AGM का, और अपन ने जान लिया क्या क्या इंपैक्ट है, क्या क्या शेयर प्राइस है, और यहाँ पे इसका इंपैक्ट और मेरा टारगेट क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग ने बता दी है। इतना डिटेल्ड अगर आप देखोगे तो कोई डालता नहीं है यूट्यूब पे, और ना ही कोई टारगेट प्राइस वगैरह बताता है। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो, मेरा ओपिनियन से आप एग्री करते हो, तो प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आप सारी न्यूज़ से अपडेट रह पाएँ और यहाँ पर आपका भी स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट हो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।